नीयतों का फतूर बाय जावेद चौधरी। भलवाल पंजाब का छोटा सा टाउन है। इस शहर में 8 जुलाई को मामूली सा वाक़या पेश आया। एक प्राइवेट मुसाफिर वैन मुसाफिरों को लेकर कोट मोमिन जा रही थी। वैन को अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। दाएं बाएं मौजूद लोगों को आग बुझानी नहीं आती थी। वो इस पर पानी और मिट्टी फेंकते रहे, मगर आग कंट्रोल ना हो सकी और यूं चंद ही लम्हों में 5 लोग जलकर कोयला बन गए और 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। ये ज़ख्मी अस्पताल पहुंचकर फौत हो गए, जबकि मज़ीद 13 अफराद ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में पड़े हैं और इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये भी बुरी तरह झुलसे हुए हैं। डॉक्टरों का ख्याल है ये लोग अगर मौत से बच गए तो भी इनकी ज़िंदगी मौत से बदतर होगी। उनके लिए जले हुए जिस्मों का इलाज और फिर उनके साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं। पुलिस हस्बे रिवायत भारी नफरी के साथ मौका वारदात पर पहुंच गई और उसने नाशे और ज़ख्मी अस्पताल पहुंचा दिए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वैन CNG पर चलती थी। सफ़र के दौरान गैस सिलेंडर लीक हो गया। गैस ने आग पकड़ ली और यूं पूरी वैन मुसाफिरों समेत जल कर राख बन गई। TV चैनल्स पर शुरू में टिकर्स और फिर खबरें चलीं तो खुदकार निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और मरहूमीन के लिए दुआ का पैगाम जारी कर दिया। और अगले चंद घंटों में पूरा मुल्क और पूरा सिस्टम हादसे को भूल चुका था। मेरा दावा है आप आज 4 दिन बाद DPO से लेकर वज़ीर आला तक किसी शख्स से उस हादसे के बारे में पूछ लें, किसी को कुछ याद नहीं होगा। दूसरा वाक़या इससे अगले दिन यानी 9 जुलाई को जेहलम में पेश आया। GT रोड पर काला गुजरा के करीब मियाँ सिकंदर होटल था। उस होटल में सिलेंडर फटा और उसने पूरी इमारत उड़ा दी। 3 मंजिला होटल चंद सेकंड्स में ज़मीन बोस हो गया। इस वाक़े में भी 6 लोग हलाक और 15 ज़ख्मी हो गए। उनमें 3 शदीद ज़ख्मी हैं। हादसे के वक्त होटल में 35 लोग थे। जेहलम में कैंट भी है, लिहाजा पुलिस के साथ फौज भी मौका वारदात पर पहुंच गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या भी सिलेंडर फटने की वजह से पेश आया। होटल के नीचे सिलेंडर फिलिंग की दुकान थी। फिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा और पूरी इमारत को लेकर बैठ गया। इस वाक़े का भी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया और साथ ही मरहूमीन के लिए दुआ भी फरमा दी और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का पैगाम भी जारी कर दिया। ये दोनों वाक़यात 3 हकीकतें ज़ाहिर करते हैं। मुल्क में गैस सिलेंडर से सेफ्टी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। गैस अगर गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है तो भी उसकी पड़ताल का कोई सिस्टम नहीं, और ये अगर सिलेंडर की शक्ल में बेची जा रही है तो भी इसका कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं। चुनांचे गाड़ियों के सिलेंडर्स भी किसी वक्त फट सकते हैं और ये अगर सिलेंडर की शक्ल में किसी इमारत में मौजूद हैं तो भी ये बम हैं और ये भी किसी वक्त पूरी इमारत को कवर बना सकते हैं। और हुकूमत के किसी इदारे के पास सिलेंडर सेफ्टी सिस्टम बनाने और इस पर अमल कराने के लिए वक्त नहीं। दूसरी हकीकत, मुल्क में किसी शख्स को आग बुझाने का तरीका मालूम नहीं। गाड़ियों और इमारतों में आतिशज़दगी से बचाव के आलात नहीं हैं और आज तक किसी ने इसकी ज़रूरत भी नहीं समझी। चुनांचे यहाँ आग लग गई सो लग गई, और ये अगर कुदरती तरीके से बुझ जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वरना दूसरी सूरत में 25 करोड़ लोगों का मुल्क सिर्फ तमाशा देख सकता है। और तीसरी हकीकत, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना और उस पर अमल कराना नहीं है। ये सिर्फ ताज़ियत कर सकती है और नोटिस ले सकती है और बस। मैं आज तक हैरान हूँ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नोटिस लेते कैसे हैं और ये बादजा उस नोटिस का करते क्या हैं। मेरा ख्याल है अगर कोई मुहक्किक किसी दिन हुकूमतों के सारे नोटिस जमा कर ले तो शायद पाकिस्तान से अमेरिका तक कागज़ों की सड़क बन जाए, क्योंकि हुकूमतें माजी की हों या फिर मौजूदा हो, ये रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से नोटिस लेती हैं और उसके बाद वो नोटिस किसी ब्लैक होल में गुम हो जाता है। हम बड़ी ही दिलचस्प कौम है। हम अगर एटम बम बनाना चाहें तो पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद घास खा कर भी एटम बम बना लेते हैं। हम अगर जिना हाउस लाहौर के हमलावर तलाश करना चाहें तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के क्लिप्स देखकर शक्लें नादरा के डाटा से मैच करते हैं और फिर मुजरिमों को तहखानों और गारों से भी घसीट कर निकाल लेते हैं और फौजी अदालतों में उनके मुकदमात शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ कच्चे के डाकू रोज़ाना नेशनल हाईवे से मुसाफिरों को अगवा करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनके ख़ानदानों से तावान मांगते हैं। ख़ानदान सूट केसेस में रकम डालकर शहरों में बैठकर डाकुओं को तावान अदा करते हैं और अगर तावान ना मिले तो डाकू मुगवी को कत्ल करके घर वालों को उसकी वीडियो भिजवा देते हैं और रियासत बेबसी से दाएं बाएं देखती रह जाती है। रियासत उन डाकुओं को सोशल मीडिया के जरिए तलाश कर पाती है और ना उनके इलाकों में जा सकती है। हम पूरी कौम इस जिना हाउस के लिए दुखी हैं जिसमें कायदे आज़म ने एक भी रात बसर नहीं की, लेकिन जिसमें कायदे आज़म पैदा हुए और उनका पूरा बचपन गुजरा, वो जिना हाउस गटर के पानी में डूबा हुआ है और वहाँ नशेई डेरे डालकर बैठे हैं। कायदे आज़म के दूसरे घर फ्लैग स्टाफ हाउस को हुकूमत ने म्यूज़ियम बना दिया था, लेकिन उस म्यूज़ियम में भी ताले पड़े रहते हैं और कायदे आज़म की ज़ाती अशिया की सफाई को 10-10 दिन गुजर जाते हैं।
ہم ایک طرف پوری دنیا میں پھیلا پی ٹی آئی کا نیٹ ورک پکڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم سے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اسٹریٹ کرائمز اور ڈاکے کنٹرول نہیں ہوتے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں روزانہ ہزاروں لوگ لٹتے ہیں۔ لوگ کراچی شہر میں شام کے بعد گھر سے نہیں نکلتے کیونکہ لوگوں کو ان کی اپنی گلیوں میں لوٹ لیا جاتا ہے اور حکومت ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی۔ اور ہم ایک طرف دہشت گردی کی آگ بجھا دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم سے سلنڈر کنٹرول نہیں ہوتے۔ ہم اس تضاد کو کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے ہمارا ایشو صرف کیپیسٹی نہیں ہے، ہم بدنیت بھی ہیں۔ ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو ہم پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود کر گزرتے ہیں، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اس پر مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ملک میں ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اور حکومت تعزیتی پیغام جاری کر رہی ہے اور مزے سے گھر بیٹھی ہے۔ مجھے یقین ہے ملک میں لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے، لوگ لٹتے بھی رہیں گے اور حکومت کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم رائفل کے ہوتے ہوئے بھی چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ میری حکومت اور ریاست دونوں سے درخواست ہے، آپ مہربانی کریں اور لوگوں کی ہلاکت کو سیریس لیں۔ گیس سلنڈرز کی سیفٹی، کچے کے ڈاکو اور بڑے شہروں سے اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے کسی IMF یا ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں۔ ان کے لیے راکٹ سائنس بھی نہیں چاہیے، صرف نیت کافی ہوگی۔ وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اپنی کسی ڈپٹی سیکرٹری کی ذمہ داری لگا دیں، یہ رپورٹ تیار کر کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو دے اور یہ دونوں IG حضرات کو بلا کر حکم دے دیں، آپ نے 1 ماہ میں شہر سے اسٹریٹ کرائم ختم کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ IG اگر کر دے تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ اپنی خدمت نہ کرنے والے IGs کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا، فوج کو ذمہ داری دیں اور ایک ہی بار کچے کے سارے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر کے یہ مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ہم نے اگر دہشت گردی کی جنگ جیت لی تھی تو کچے کے ڈاکو کیا چیز ہیں؟ اور آپ پولیس، ٹریفک پولیس اور گیس کمپنیوں کو سلنڈر کی سیفٹی کا کام بھی سونپیں۔ ایک ہی بار SOPs بنائیں اور اس کے بعد جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے اسے عمر قید دے دیں۔ کمپنی کو بھی 10-20 کروڑ روپے جرمانہ کریں اور جس علاقے میں گاڑی کا سلنڈر پھٹے یا دکان یا ریستوران میں دھماکہ ہو، اس کے ٹریفک اہلکاروں اور SHOs کو سروسز سے فارغ کر دیں۔ پھر دیکھیں دھماکے کیسے ہوتے ہیں اور گاڑیوں کے گیس کیسے لیک ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اس معاملے میں روزانہ رپورٹس بھی لیں۔ یہ معاملہ پھر ختم ہوگا، ورنہ شہروں میں روزانہ گاڑیاں اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنتی رہیں گی۔ انسان کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جو غلطی نہیں دہراتا، جبکہ ہم پاکستانی ایسا جانور بن چکے ہیں جو روزانہ اس امید پر پرانی غلطیاں دہراتا ہے کہ اس بار نتیجہ مختلف نکلے گا۔ چنانچہ یہ ملک غلطستان بنتا جا رہا ہے۔ میری احسن اقبال سے درخواست ہے، یہ مہربانی فرما کر جاتے جاتے فائر سیفٹی اور فرسٹ ایڈ کو سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں کورس کا لازمی حصہ بنا دیں۔ پوری قوم کو زخمی کو اٹھانے اور آگ بجھانے کی تمیز نہیں ہے، چنانچہ لوگ اگر حادثے میں بچ جاتے ہیں تو انہیں گاڑیوں سے نکالتے اور آگ بجھاتے ہوئے مار دیا جاتا ہے، اور مسئلے کے حل کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ حکومت بس اسے سلیبس کا حصہ بنا دے اور میڈیا پر کمپین کرا دے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ موت سے بچ جائیں گے، مگر شاید ہم ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ نیتوں کا فطور ہے اور ایسے فطور صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔